आज मुद्दे की बात में हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिन्हें आप अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चर्चाओं में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए देखते हैं। इन्हीं मुद्दों पर और इनसे अलग और पॉलिटिकल मुद्दों पर हम भी आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव से बातचीत करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से हम करना चाहते हैं, चूंकि अब चुनावों का नतीजा आए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो पिछले दिनों ये खबरें लगातार छपी कि बीजेपी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पर अपना जो प्रदर्शन है, जो खराब प्रदर्शन हुआ है बीजेपी का, उसे लेकर जब समीक्षा बैठकें कर रही हैं तो एक बात सामने आ रही है कि आरक्षण और संविधान को बदल देने का जो नैरेटिव इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ चलाया था, बीजेपी अपनी समीक्षा बैठकों में ये मान रही है कि वो हमारे खिलाफ गया है और हमारे प्रदर्शन की वजह बना है। क्या आपको लगता है कि आगे भी बीजेपी को ये दंश झेलना पड़ेगा इस मुद्दे का? बहुत शुक्रिया नीरज दा, आपका और न्यूज तक के तमाम दर्शकों का। असल में संविधान पर पूरा डिस्कोर्स चेंज हो गया। 2024 के चुनाव को इसलिए भी याद किया जाएगा कि 2024 का चुनाव इस मामले में बहुत अलहदा था कि उसने विपक्ष के नैरेटिव पर चुनाव को ला दिया और वो पूरा का पूरा नैरेटिव संविधान बचाने का था। इसके पीछे की पृष्ठभूमि पर बहुत बात हो चुकी है कि कैसे बीजेपी ने 10 साल में जो काम किए थे उससे लोगों को ये महसूस होने लगा था कि संविधान खतरे में है, खासकर वो तबका जिसे संविधान ने सबसे ज्यादा लाभ दिया था। संविधान के पहले उनकी स्थिति वैसी नहीं थी। ऐसे में उनके कामों से ये डिस्कोर्स बना। फिर मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार चाहिए ताकि अकेला सब पर भारी हो जाए, और उनके प्रत्याशियों ने कह दिया कि संविधान बदलने और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाने के लिए 400 पार चाहिए। विपक्ष ने यहीं पर संविधान बचाने की मुहिम को एक पैन इंडिया नैरेटिव बना दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद क्या देखने को मिला? बीजेपी लगातार सफाई देती रही कि नहीं साहब, संविधान नहीं बदलना है, बदलना होता तो पूर्ण बहुमत हमारे पास 14 और 19 में भी था, हम तब भी बदल देते, हम तो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब न होते तो चाय बेचने वाला एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। बहुत सारी सफाइयां दी जा रही, बाबा साहब खुद लौट करके आ जाए तभी संविधान नहीं बदलेगा। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था जिसमें बीजेपी लूज कर गई और विपक्ष यहां पर हावी हो गया। शपथ ग्रहण होती है, संविधान हाथ में लेकर के पूरा विपक्ष शपथ लेने लगता है, संविधान को नैरेटिव बना देता है। इसके बाद बीजेपी को यह समझ में आने लगा, खासकर यूपी में, कि इस संविधान के नैरेटिव ने हमारा बड़ा नुकसान की दिया। तो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वह जरा समीक्षा कर ले कि संविधान वाले नैरेटिव से कितना नुकसान हुआ। लेकिन मैं आपके सवाल का सीधा जवाब ये देता हूं, संविधान वाले नैरेटिव ने बीजेपी के उस वोटर को बीजेपी से अलग कर दिया है जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं रहा। इस देश के दलित समुदाय के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय के लोग किन्हीं वजहों से, चाहे वो धार्मिक वजह हो सकती है, कई बार वो लोकल कॉम्बिनेशन हो सकता है, कई बार ये हो जाता है कि हमको वोट इसलिए दे दो क्योंकि राष्ट्र मजबूत है, होना है, कई बार वो इसलिए वोट दे देता है कि अरे उनको बहुत बार देख लिया, एक बार इनको देख लिया जाए, कई बार वो इसलिए वोट दे दिया कि दुनिया में डंका बजवाना है। ये जो वोटर था ना, ये संविधान वाले डिस्कोर्स के चलते बीजेपी से छिटक गया। तो बीजेपी कोशिश तो यही करेगी कि वापस उसे ले आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीरज दा की ये अभी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी सरकार में है। बीजेपी से लगातार सवाल पूछेगा यही संविधान डिस्कोर्स वाला, सोशल जस्टिस वाला क्राउड, एससी, एसटी, ओबीसी की जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। प्राइवेटाइज सब कर रहे हैं तो सरकारी चीजें खत्म हो रही है, तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, इसका क्या करेंगे? अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी याद है ना? चिट्ठी क्या थी? चिट्ठी उस डिस्कोर्स को ही बदलने की थी। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि नीरज दा, अभी ये डिस्कोर्स खत्म नहीं होने वाला है और बीजेपी को अभी इसका नुकसान और ज्यादा उठाना होगा। ये मुझे लगता है जी।
लक्ष्मण जी, आपने जिक्र किया अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो चाहे अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, वो भी लगातार आरक्षण के मुद्दे पर या कहिए कि नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सहयोगी हैं विपक्ष के अलावा, जो इनके एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी अब बीजेपी के साथ एक तरीके से दो दो हाथ करेंगे इन मुद्दों पर? रजत भाई, मुझे ये लगता है कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, देखिए दो चीजें होती है पॉलिटिक्स में। कोर में न तो राष्ट्र होता है, न विदेश में डंका बजवाना होता है, न जो है सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनाना होता है, लेकिन वो एक डिस्कोर्स होता है जो छोटे छोटे कई डिस्कोर्स पर इम्पोज किया जाता है। इससे नैरेटिव बदल जाता है। अगर जिनके हमने बात की, जो आपके सवाल में जितने भी नाम हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं, ये लोग जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के दायरे में आते हैं, वो डिस्कोर्स तो एंटी बीजेपी है। और वो डिस्कोर्स उनसे सवाल पूछेगा कि आप एनडीए में शामिल रहे, सरकार में मंत्री रहे और 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय नहीं दिलवा पाए, आप जाति जनगणना नहीं करा पाए, आरक्षण को खत्म करने की पॉलिसी के तहत सरकारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आप रोक नहीं पाए। मंडल कमीशन की एक सिफारिश 93 में लागू हो पाई, दूसरी 2006 में, बाकी बची हुई हैं और आप कहते भी हैं कि वो चीजें हमें लागू करानी है। ये कैसे होगा कि उस कम्युनिटी को आप कम्युनिकेट कर पाए कि सत्ता में रहने के बाद भी आप उस डिस्कोर्स के साथ न्याय कर रहे हैं? तो वो पॉलिटिकल माइलेज लेने या पॉलिटिकल ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो इस डिस्कोर्स को बार बार खड़ा करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं भाई पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए हमने चिट्ठी लिख दी, देखिए एनएफएस किया जा रहा है, हमने चिट्ठी लिख दी, देखिए हमने मीडिया में बाइट दे दी। ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड को सेव करने का, क्योंकि इनको लौट करके उसी समुदाय में वोट मांगने जाना है जो समुदाय पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है, संविधान को खतरे में भी देख रहा है और अपने हक और अधिकार को जानता भी है। पॉइंट नंबर 1, तो वो अपने पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए ये गेम खेल रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी है तो बीजेपी अपने एलाई पार्टनर को इस्तेमाल कब करेगी? रामदास अठावले से कविता कब सुननी है, कब उनको आगे करना है, कब क्या करना है, इसको लेकर के भी तो एक पॉलिटिक्स मेंटेन होती है ना। अब यूपी में अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो भाई कौन कहे, तो चलो भाई अनुप्रिया पटेल जी को काम पर लगाओ, चलो भाई संजय निषाद जी से कहो, उनको भी, उनका भी बेटा हार गया, ओम प्रकाश राजभर जी को काम पर लगाओ, उनका बेटा हार गया, अनुप्रिया पटेल जी बड़ी मुश्किल से जीती हैं। अब इनको अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करने के लिए सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ा दो और उधर मुख्यमंत्री के बदलने और घर के झगड़े को मैनेज करने के लिए काम करो। लेकिन अंत में रजत भाई, ये सारी चीजें बीजेपी के लिए साधे नहीं सधेंगी, क्योंकि बीजेपी से अब लोग सवाल करेंगे ना, अब तो पावर में, अब तो सत्ता में है, तो एनडीए के लोग भी सवाल करेंगे ताकि वो अपने वोटरों को यह समझा सकें कि आपके मुद्दे पर हम मोदी जी से लड़ गए। कितना लड़े ये दुनिया जानती है, वो मतलब कितना ही लड़ पाएंगे ये लोग, कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स मेंटेन रहे, उनका ग्राउंड मेंटेन रहे। और दूसरी तरफ ये जो विपक्ष का नैरेटिव है, ये एनडीए को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इन लोगों को काम पे लगा दिया जाता है कि जाओ तुम भी बोलो। लेकिन जवाब असल में जनता को जब नहीं मिलेगा ना, तो जनता बहुत दिन इस छद्म से और इस शतरंज वाली बिसात को पहचान जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में कास्ट सेंसस या ये सारी चीजें अभी और मुश्किल पैदा करने वाली है। जी रजत भाई, इसमें एक और सवाल, जो आपने बहुत जवाब दिया, एक लंबा जवाब दिया, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है, जो अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखी है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि विपक्ष की बात जो है उसको भरमाया जा सके और ये कहा जाए कि यही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि बीजेपी अपने सहयोगियों के जरिए विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है, यानी कि अनुप्रिया पटेल के जरिए और संजय निषाद के जरिए, ताकि ये वोट जो विपक्ष के साथ शिफ्ट हुआ है, जो यानी कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के साथ, वो उनके साथ ना जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को आगे किया जाए और जो वोट छिटक कर चला गया है उसको वापस लाया जाए?
लाया जाए? एग्जैक्टली रजत भाई, अभी मैंने जो जवाब दिया उसका शुरुआती हिस्सा यही था। मैं शायद उसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा उसे ओपन कर देता हूं। जब मैंने ये कहा कि जब इस समुदाय के लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की जरूरत क्यों है, और वो भी उन ओम प्रकाश राजभर की जो मतलब क्या क्या कह चुके हैं बीजेपी के लिए, कितने अच्छे वाक्य बोल चुके हैं। चल सन्यासी मंदिर में तो पता नहीं क्या क्या बोले हुए। फिर भी बीजेपी उन्होंने अपने अलायंस में शामिल किया, क्योंकि उसे पता है कि राजभर वोटों से कई सीटें वो जीत सकते हैं। निषाद वोटों के लिए संजय निषाद को रखा है। पटेल वोटों को मोबिलाइज करने के लिए अनुप्रिया पटेल जी को एक अकेली सांसद है, फिर भी मिनिस्टर है, उनके पति भी यूपी में मिनिस्टर है। इन जातियों को साध करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जाए, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। इनका काम भी इतना ही होता है, बाकी ये बहुत ज्यादा क्या कर पाते होंगे उस पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने में, मुझे नहीं पता। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने पीडीए का पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया। सबसे ज्यादा टिकट दिया उसी पीडीए को जिसके लिए समाजवादी पार्टी को कहा जाता था कि वो केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी है। इस बार इन्हीं दोनों को टिकट सबसे कम दिया और उस पीडीए को टिकट दिया, जिससे पूरी कैलकुलेशन चेंज हो गई और इवन पूरी पॉलिटिकल डैमेज किया जो यूपी ने, वो अखिलेश यादव के पीडीए ने किया। तो ये बात ये अखिलेश यादव की। इसकी काट बीजेपी के पास क्या है? फिर से इन्हीं नेताओं का इस्तेमाल। दूसरी बात कि ये जब जनता में जाएंगे तो जनता में मुद्दे तो वही हैं जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, आरक्षण को खत्म किए जाने के लिए प्राइवेटाइजेशन, मंडल कमीशन की सिफारिशों का लागू न किया जाना, जाति जनगणना करवाना, संविधान को मजबूत करना, ये मुद्दे तो जनता के बन गए ना। तो जनता के मुद्दे पर अपनी पॉलिटिक्स मजबूत रखने के लिए भी इनकी मजबूरी है कि वो इन मुद्दों पर बोले, बीजेपी के साथ रहते हुए भी बोले। दूसरा, बीजेपी उनका इस्तेमाल भी यही करेगी कि विपक्ष को जवाब देने के लिए इन्हीं लोगों को आगे कर दो। मुद्दा सुलझा नहीं है और विपक्ष यहां इसलिए भारी है क्योंकि विपक्ष के मुद्दे जनता से सीधे कनेक्ट हो गए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आप घूमिए तो लोगों को अखिलेश यादव का पीडीए अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ यार, प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, ये देखिए बीजेपी ने नहीं दिया और ये दे रहे हैं। प्राइमरी शिक्षक मामला था तो अखिलेश यादव ने उस मामले को उठाया। अखिलेश यादव अग्निवीर के मुद्दे को उठा रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं, जाति जनगणना कराने को कह रहे हैं। ये जब कनेक्ट पब्लिक से होता है ना तो भारी तो विपक्ष पड़ रहा है। तो इसलिए बीजेपी घिर गई है, इसलिए भी इनका इस्तेमाल कर रही है। ये अपनी पॉलिटिकल जमीन भी सिक्योर करना चाहते हैं और बीजेपी को इस नैरेटिव से निकालने में मदद भी देना चाह रहे हैं, इसलिए इन्हें आगे किया गया है। जी नहीं, बिल्कुल अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, इनकी बात तो सही है जो हमने की रजत अभी। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण, एक ये भी एक छवि बनी थी जब 4 जून को नतीजे आए और 9 जून को शपथ ग्रहण भी हुआ। उसके बाद मतलब उस दौरान ये छवि बनी कि भैया एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, अब ये तो एकदम दबाव बनाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर और जैसी सरकार वो 10 साल से चला रहे थे वैसी सरकार नहीं चला पाएंगे। ऐसा लगा कि जैसे बहुत भारी दबाव में एक बड़ी सी गठरी बोझ की नरेंद्र मोदी के ऊपर रख दी जाएगी। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है सेंटर की पॉलिटिक्स में। और निश्चित तौर पर नीरज दा, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मतलब अगर सही जवाब दे सकता है कोई, तो कोई पर्ची बनाने वाला बाबा या कोई ज्योतिष विज्ञान का भविष्यवक्ता। हम लोग क्या करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि फिलहाल वह सब कुछ नहीं हुआ जो विपक्ष चाहता था कि बहुत जल्दी घर का झगड़ा देखेगा। ये एकदम तुरंत नहीं हुआ, लेकिन बिहार में जेडीयू अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित करती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार में भी वो बीजेपी के अलायंस में सरकार में है और वो केंद्र में भी शामिल है। आज नहीं कल ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, वो जाति जनगणना वाले मसले पर, रिजर्वेशन को इंक्रीज किए जाने वाले मसले पर स्टेट गवर्नमेंट बिहार की सुप्रीम कोर्ट आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का स्टैंड
इस पॉइंट पर क्या होगा कि वो क्या 75% रिजर्वेशन के साथ है या नहीं है। और अगर बिहार में वो 75% रिजर्वेशन के साथ हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ में 77%, झारखंड में 77% जो रिजर्वेशन किया गया वहां वो उसके विरोध में कैसे होगी, यूपी में कैसे होगी, ये पॉइंट घिरेगा, जाति जनगणना पर घिरेगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू एक अपनी फहरिस्त सौंप गए हैं, जिसमें अमरावती का विकास, फिर नदी परियोजना, सिंचाई परियोजना, मेट्रो का पूरा जाल खड़ा करना, तेल की कंपनियों को खड़ा करना, हजारों करोड़ रुपए की एक चिट्ठी सौंप गए हैं, सारे मंत्रियों से मुलाकात कर गए हैं। और मीडिया की आई रिपोर्ट के मुताबिक वो अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की मांग को ही पूरा करने लगा जाए तो केंद्र का पूरा बजट डिसबैलेंस हो सकता है। वो अभी अडानी अंबानी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए किए तो नायडू के किए तो नीतीश क्या करेंगे। तो गुंजाइश खत्म नहीं हुई है नीरज दा, अभी तो बिसात बिछ रही है। मतलब आपको अच्छे से मैंने शायद न्यूज तक पे भी वो पूरी खबर देखी थी कि वो कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने हजार करोड़ रुपए की मांग। अब मांग आप एकदम से नकार तो पाएंगे नहीं, क्योंकि आपने लोकसभा अध्यक्ष उनको दिया नहीं। चार कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे, वो लोग एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पर रह गए। तो बीजेपी अभी ऐसा नहीं कि उनकी कुर्सी बिल्कुल सेफ है। जो बहुत भीतर से डरा होता है वो अपने पहले भाषण में एकदम निडर अपने को पेश करता है, लेकिन असल में निडर वो है नहीं। एक मजबूत विपक्ष बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने हमेशा खड़ा रहेगा। 22 जुलाई से मानसून सत्र, बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें भी फिर से वो खड़ा होगा, सवाल पूछेगा, सड़क पर भी सवाल पूछेगा। और अलायंस के भीतर भी नीतीश और नायडू तैयारी अपनी पूरी किए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो दोनों तरफ पूरी गुंजाइश बची है कि वो पूरे सरकार को अस्थिर कर सकें। वो अस्थिर कब होगी, 2-4 महीने में होगी या 2-4 साल लगेंगे, ये कहना मुश्किल है जी। लेकिन आपने कहा कि अस्थिर सरकार है, अस्थिर शब्द से मुझे एक और चीज याद आई। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और एफआर, वो अगड़ा भी कह देते हैं, आदि आबादी महिला भी कह लेते हैं, एफआर ऑल भी कह देते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ये वन टाइम बबल तो साबित नहीं होगा, क्योंकि जो गठबंधन को वोट मिला है, अखिलेश यादव ने जो पीडीए की छतरी बनाई है, उसमें जो समुदाय एक साथ आए हैं या जो ग्रुप्स एक साथ आए हैं, वो बहुत नेचुरल अलायंस नहीं है, वो बहुत नेचुरल एक साथ जुड़ाव नहीं है। जैसे कि जाटों के साथ गैर जाटो दलित भी गया है, ओबीसी में यादव सपा को वोट कर रहा था, गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा चंक जो बीजेपी के साथ था वो गया है। यही स्थिति जो है अगर आप देखेंगे और समुदायों में बड़े छोटे छोटे वोटर समूह जुड़े, लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है इसको साथ के चलना, क्योंकि ये वैसा ही है कि तराजू में मेढक तौलने जैसी, क्योंकि बड़े सारे इस पे दबाव है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं वन टाइम बबल तो नहीं होगा ये? रजत भाई, इसका एक जवाब तो मैं तुरंत ये दे दूं, जब आप कमजोर होते हैं तो बहुत साथी आपके छोड़कर जाने लगते हैं, बहुत क्लोज लोग छोड़ के जाने लगते हैं। ये 37 सीटें जब सपा नहीं जीती थी तो सपा के बहुत खास लोग सपा छोड़ गए, बहुत लोग पार्टियां छोड़ रहे थे, बहुत ऐसे वक्त में अखिलेश यादव को छोड़ रहे थे जब वो कमजोर थे। ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स का तकाजा ये कहता है कि बहुत उसूलों पर, बहुत नैतिकता, उसूल नैतिकता जैसे शब्द पता नहीं है भारतीय राजनीति में कितने सुरक्षित बचे हैं, कहीं वो लुप्त प्राय तो नहीं हो गए। लेकिन जब कोई पार्टी मजबूत हो रही होती है, कोई विमर्श मजबूत हो रहा होता है, ताकतवर हो रहा होता है, तो इतना जल्दी कोई इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। फिर किसी की अंतरात्मा जागती है तो वो लोग साथ में खड़े रहते हैं कि नहीं, कुछ दिन बाद हो सकता है ये सत्ता में आ जाए। एक तो ये एक नैरेटिव है पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव आज सपा को इसी पीडीए के नैरेटिव के साथ अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। 2022 के चुनाव में वो तकरीबन 36% वोट शेयर ले आए। इस बार भी अगर अलायंस को मिला लें तो 42-43% वोट शेयर ले आए, एक चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत ले आए। तो वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता दिख रहा है।
22 के चुनाव से आगे बढ़ गई सपा 24 के चुनाव में, और उसी बीच में ये पीडीए शामिल हुआ। उसी बीच में स्वाभाविक तौर पर अपने मिजाज में विरोधाभासी समुदाय भी एक साथ आए पीडीए के नाम पर। दलित समाज खासा नाराज रहता था समाजवादी पार्टी से। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल, जिलों का नाम महापुरुषों के नाम पर जो था बदलना, उस समुदाय ने संविधान बचाने के नाम पर सपा को वोट दिया, पीडीए के नाम पर वोट दिया। हिस्सेदारी बढ़ गई ना, 17 टिकट दलित समुदाय को। मेरठ और अयोध्या में तो सामान्य सीटों पर दलित समुदाय का प्रत्याशी। तो ये पॉलिटिक्स जब इस दिशा में जा रही है तो वो अखिलेश यादव अगर मजबूत हो रहे हैं तो समुदाय उनके साथ जुड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अखिलेश यादव केवल अब भाषणों में सोशल जस्टिस, सोशलिज्म और संविधान की बात नहीं कर रहे। अखिलेश यादव अपने वोट टिकट बांटने में, मुद्दों को उठाने में, सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए कमिटेड होकर के एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो वो समुदाय ये देख रहा है कि हमारा एजेंडा कौन उठा रहा है। अगर उनके 125 विधायक विधानसभा में हैं, अगर उनके 37 सांसद लोकसभा में हैं, तो हमारी लड़ाई वो लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए खड़ा है, अवधेश पासी से लेकर लालजी वर्मा, उधर इंद्रजीत सरोज के पुष्पेंद्र सरोज से लेकर प्रिया सरोज, फिर उधर जो है तमाम और भी समाज के लोग, रामप्रसाद चौधरी से लेकर के नरेशोत्तम पटेल। तो वो जो प्रतिनिधित्व भी उस समाज को मिल रहा है तो समाज जुड़ेगा। तीसरी बात, अखिलेश यादव को ये राजनीति समझ में आई है कि नेचुरल अलायंस बनाना है तो मुद्दों पर बनेगा। दलित समाज, ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इन सब समाजों को आप किसी भी नाम पर एक जगह नहीं ला सकते, 2 ही जगह पर ला सकते हैं। इनके अपने प्रतिनिधित्व के साथ इनको आप शामिल रख सकते हैं, और दूसरा, इनके विषयों, इनके मुद्दों पर आप अगर काम करते दिखेंगे तब ये आपके साथ रहेंगे। तो मुझे अभी तक जो दिख रहा है कि अखिलेश यादव ये दोनों काम करते दिख रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं और इनके मुद्दों को भी बहुत मुखरता से उठा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये अलायंस अभी तक चल रहा है। कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थिर तो होता नहीं। एक जमाने में बसपा मनोहर कांशीराम 85% लोगों को जोड़ करके दुनिया में कोई मान नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ जाकर के बहुजन नैरेटिव खड़ा हो जाए, लेकिन वो काम कांशीराम ने किया। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने कई हार के बाद ये सबक लिया है कि अगर क्लियर पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी रहेगी तभी हम दूर तक सरवाइव करेंगे। चुनाव के बाद, मैं आखिरी में एक दो एग्जांपल दे दूं। चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अब पूरे अगले 2 साल समाजवादी पीडीए प्रशिक्षण शिविर चलेंगे, समाजवादी पीडीए गोष्ठियां होंगी, शिविर होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हर एक महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनके सवालों पर काम होगा जो शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा ताकि उस समाज की बेहतरी कैसे हो। तो ये सबक अखिलेश यादव ने बहुत बारीकी से सीखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये समुदाय इनके साथ रहेंगे। बीजेपी से वो निराश हो चुके हैं। उस समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, उन्हें भी बीजेपी ने इसी तरह से प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन अब चूंकि 7 साल यूपी में देख लिया, 10 साल केंद्र में देख लिया, तो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से नाराज है और एक हिस्सा भी बीजेपी के पास है। तो ये लड़ाई इसी चीज की है, और मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिक्स है तो जो जितना मेहनत करेगा उसके साथ वो वोट उनका। बिल्कुल। अब हम जरा विपक्ष के सहयोगियों पर आते हैं। विपक्षी के जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो नेता विपक्ष औपचारिक तौर पर घोषित होने के बाद एक तरीके से राहुल गांधी ने खुद को विपक्षी खेमे के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर तो प्रस्तुत कर दिया है। या लक्ष्मण जी, इसका और सामान्यकरण कर लें हम, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद को लगातार मजबूत कर रहे हैं। चुनावों में जो उनका आंकड़ा 99 सीटों पर पहुंचा, उसके बाद चाहे वो छवि के तौर पर कहिए, चाहे राहुल गांधी के भाषणों में वो दिखता हो, चाहे उनके जिसे कहते हैं वो भारत भ्रमण पर जो निकले थे चुनावों के बाद भी उन्होंने उसे जारी रखा है। तो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने अगले 2 साल का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसमें पीडीए शिविर लगेंगे, कैंप लगेंगे, यानी वो एक समाजवादी पार्टी का रोड मैप है। तो राहुल गांधी की ये बढ़ती लोकप्रियता या कहें कि बढ़ती छवि और कांग्रेस पार्टी की बढ़ती मजबूती,
क्या आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव को असहज नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं टकराएगी फिर? बहुत बहुत, चूंकि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं तो आप बहुत ऐसी जगह पे आपने सवाल पूछा है कि जिसका जवाब मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर मैं ये कहूं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक कि नहीं, दोनों अभी गठबंधन में हैं, सपा का एक बहुत अच्छा गठबंधन है, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई है यूपी में, 37 सपा जीती है, और अब तो मीडिया में खबर आ रही है कि ये दोनों बार्गेनिंग अभी आगे और बढ़ा रहे हैं कि 10 उपचुनाव में सीटें हैं यूपी में तो 2-3 सीटें हम कांग्रेस को दे देते हैं, और कांग्रेस से कुछ 5-10 सीटें महाराष्ट्र में, 5-10 सीटें हरियाणा में, कुछ कुछ ऐसी बात चल रही है। तो इस दिशा से सोचे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी है यूपी के 2 लड़कों की, अखिलेश और राहुल की। सदन में भी अगली कतार में दोनों बैठ रहे हैं। दोनों अवधेश पासी को, जो आज हमारा एक दोस्त मिला तो उसने कहा कि आजकल तो अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या वाले हैं वो ताबीज बन गए हैं, जो हो रहा है किसी के सामने दिखा रहा है, अच्छा उधर से भूत पिशाच आ रहे हैं, ये लो ताबीज। तो वो राहुल गांधी ने भी किया और अखिलेश यादव ने भी किया। केमिस्ट्री बड़ी नेचुरल लग रही है, पॉलिटिक्स में वो मैच्योर हो रही है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कंटिन्यू रहेगी, इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक दल दोनों हैं और दोनों राजनीति करते हैं। दोनों ये कहते हैं कि भाई मान लीजिए यूपी में पॉलिटिक्स करना है तो कांग्रेस भी चाहेगी कि उसका संगठन मजबूत हो, सपा चाहेगी कि हम अपने सबसे मजबूत समय में चल रहे हैं तो हम अपने को और मजबूत करें, जो दोनों के लिए स्वाभाविक है। जरूरी सवाल ये नहीं है कि दोनों टकराएंगे या दोनों कहां खड़े होंगे, किस जगह पर टकराएंगे, कितनी दूर तक टकराएंगे। नीरज दा, मुझे ये चीज ऐसे लग रही है कि राहुल गांधी को भी कॉन्फिडेंस मिला है कि 50-55 सीट वाली कांग्रेस को वो लगभग 100 तक पहुंचाए। अखिलेश यादव को उससे कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। यूपी में अखिलेश यादव लड़ रहे थे और यूपी में लीडिंग रोल में अखिलेश यादव थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, यूपी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी कोई सामान्य बैटल ग्राउंड नहीं था, हालांकि राहुल गांधी भी यूपी से लड़े, लेकिन फिर भी यूपी में 37 सीटें सपा ने जो हराई, और अगर 5-7 सीटें और बेईमानी न होती तो और ज्यादा ये वोट शेयर होता। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है सपा का। तो सपा पीडीए के अपने नैरेटिव पर खड़ी होकर जीती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अखिलेश यादव की लीडरशिप में एक कमाल का एक नयापन उभरा है, वो मेहनत करते दिख रहे हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं, वो लगातार स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो चीज शायद राहुल गांधी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है, कांग्रेस के कोर टीम कोई और है, टिकट कहीं और बट रहा है। राहुल गांधी इस बात का फायदा उठा करके मेहनत कर रहे हैं, कभी गुजरात, कभी हाथरस, कभी असम, कभी मणिपुर और फिर रायबरेली। राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह अपने रोल को इनहेंस करना चाह रहे हैं। इसलिए जब वो सदन में बोल रहे थे तो लग रहा था कि एक नैरेटिव बना रहे हैं। ये बहुत शानदार काम है। अखिलेश यादव की काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि कोई नहीं कह रहा था साहब कि 22 जनवरी के राम मंदिर उद्घाटन के बाद यूपी में कोई चुनाव बचा हुआ है, और उस यूपी में अखिलेश यादव अंदर से जो अपनी रणनीति बना रहे थे, बूथ मैनेजमेंट की, उसके पीडीए की, अपनी गोष्ठियों की, अपने टिकट वितरण की, अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने की, वो कमाल उन्होंने दिखाया। रिजल्ट में फिर से वो उसी कमाल को करने में आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स में दोनों अपने रोल को पहचान रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, ईवीएम का सवाल कांग्रेस नहीं उठा पाई, अखिलेश यादव यहां लीड ले गए, ओल्ड पेंशन स्कीम पर लीड ले गए। अखिलेश यादव कहे कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर नहीं कुछ करूंगा। अब बीजेपी के सामने मुश्किल होगी, क्योंकि इस चुनाव के बाद तो ईवीएम पर डिस्कोर्स ही नहीं हो रहा था। एक जीता हुआ आदमी कह रहा है कि ईवीएम डिस्कोर्स में हम यकीन नहीं करते, हम अग्निवीर, हम पेपर लीक। तो मुद्दों पर तो अलायंस दिखेगा, लेकिन जहां पॉलिटिक्स टकराएगी वहां तो पॉलिटिक्स है, दोनों की टकराव भी होगी। हो सकता है आगे कुछ और रूप देखने को मिले, लेकिन फिलहाल दोनों का आत्मविश्वास बढ़ा है। और चूंकि राहुल गांधी के पास पूरे देश में पॉलिटिक्स करने का मुद्दा है तो वो बार बार दिखता है। अखिलेश यादव के पास यूपी में पॉलिटिक्स करने है, और यूपी की पॉलिटिक्स आसान कतई नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की जीत बड़ी है, अखिलेश यादव की जमीन पर पकड़ बहुत ज्यादा है,
और थोड़ा काम का दबाव भी ज्यादा है। तो इन सब के वजह के चलते भी ये दोनों नेता अपने अपने मिजाज से काम करेंगे, और फिलहाल शायद दोनों की जरूरत भी ऐसी है कि दोनों साथ चलेंगे। बाकी आगे क्या होता है देखा जाएगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दोनों की जरूरत भी ऐसी कि वो साथ चलें, लेकिन एक और सहयोगी थे जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए, वो बड़ी चुनौती दे रहे हैं लक्ष्मण जी इस पीडीए को, अखिलेश यादव की पीडीए को। मैं बात कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी काशीराम के इकलौते सांसद और अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। दलित वोटों को लेकर वो बड़े अग्रेसिव है। लोकसभा भी आपने देखा होगा जब ओम बिरला ने उनसे कहा कि माफ कीजिएगा, जब दंकिका पाल जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए थे अध्यक्ष की, तो उन्होंने कहा कि आपका समय खत्म हो गया है, तो उन्होंने हाथ फैला कहा कि हम तो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। उस तरीके के जेस्चर को दिखा रहे हैं, हर मुद्दे पर वो चिट्ठी लिख दे रहे हैं। एक तरीके समझिए कि चिट्ठियों की बाढ़ आई हुई है चंद्रशेखर आजाद के तौर पे। फिर नहीं, वो अलीगढ़ चले जाते हैं, वो हाथरस हाँ, चले जाते अलीगढ़ जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं। फिर बयान भी आ रहा है नीरज जी, उस पर एक बयान कि क्या सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। जवाब आता है कि आपने घर में पढ़वा लीजिए, तो कह रहे हैं कि हाँ मेरे घर में आके कोई इबादत करे तो मुझे क्या दिक्कत है। और अब ये कि उपचुनाव भी वो लड़ रहे हैं, यानी कि वो किसी गठबंधन में नहीं है और वो उस वोट पर सीधा चोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पीडीए का वोट है, जो अखिलेश का वोट है, जो इंडिया गठबंधन का वोट है, यानी कि दलित और अल्पसंख्यक। कैसे देख रहे हैं इस चुनौती को? देखिए, भारतीय राजनीति में चूंकि लोकतंत्र है, किसी को भी आप ये कह नहीं सकते कि कौन चुनाव लड़े कौन न लड़े, सब आजाद हैं, सब लड़ते हैं। चंद्रशेखर का नाम भी आजाद ही है, तो चंद्रशेखर अपने मिजाज के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। 22 के चुनाव में गठबंधन होते होते रह गया, फिर एक उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में गठबंधन हुआ भी, तब जयंत चौधरी साथ में थे, फिर गठबंधन 24 में नहीं हो पाया, चंद्रशेखर जीत गए। चंद्रशेखर का जीतना मुझे लग रहा है कि एक शानदार जीत है। चंद्रशेखर को इसके लिए हम बार बार बधाई देते हैं। वो भी उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे आप गौर करिए, अखिलेश यादव का भाषण सुनिए और चंद्रशेखर का, आपको 99% मुद्दे एक जैसे लगेंगे। वो विचारधारा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी सामाजिक न्याय, बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया को जोड़ करके एक बड़ी पॉलिटिकल नैरेटिव में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी उसी पॉलिटिकल नैरेटिव और उसी पॉलिटिकल स्कूल से आए हुए हैं। माननीय कांशीराम को वो अपना आइडियोलॉग मानते हैं, तो माननीय कांशीराम की पॉलिटिक्स वही थी जो अखिलेश यादव जी की पीडीए की पॉलिटिक्स है। अब रही बात की पॉलिटिकल ग्राउंड वही है, अपनी एक पार्टी है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब चूंकि कॉन्फिडेंस भी मिला है कि चंद्रशेखर चुनाव जीते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस को लेकर के वो जनता तक जाएंगे ताकि संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो और लोग चुनाव लड़ें, जीतें। ये एक सहज राजनीतिक प्रक्रिया है। अब चूंकि मुद्दे एक हैं, तो हो सकता है जो आपका सवाल था कि भाई वोट समूह, मतलब जो मतदाता समूह है, दोनों नेता उसी मतदाता समूह को संबोधित करेंगे, उसी को शेयर करेंगे। अब मैं चंद्रशेखर आजाद के पहले थोड़ा चला जाऊं। सपा जब पीडीए शुरू कर रही थी तो बसपा मजबूत थी, अभी भी मैं मजबूत मानता हूं, क्योंकि बहन जी जब तक है तब तक, आदरणीय मायावती जी जब तक है तब तक उसका एक अपना कद रहेगा, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। उसके बावजूद वही मुद्दे थे, वही राजनीति थी। इवन जो आज समाजवादी पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव जी करना चाह रहे हैं, मायावती जी उससे ज्यादा मजबूत सिंबल उसकी बनी थी। फिर भी जब कोई चुनाव में जीतता हुआ नजर आता है ना, तो मतदाता बहुत सजग होता है, वो उस दिशा में खड़ा होता है जहां उसे जीत मिले। ये मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। बसपा का एक बहुत बड़ा वोट मतदाता समूह इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देता है। तो ये मुद्दों की लड़ाई भले एक ही दिखे, जो मतदाता समूह है वो भी एक ही दिखे, कॉमन दिखे, लेकिन मुझे लग रहा है राजनीति में जो ताकतवर ढंग से बड़ी चुनौती को रोकेगा, लड़ेगा, उसके साथ मतदाता समूह खड़ा होगा। और अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के रणनीति में, विचारधारा में जो अभी जहां खड़े हैं, इसी खड़े होने को और मजबूत रखेंगे, तो उसका लाभ उन्हें मिलेगा। अगर चंद्रशेखर आजाद जी इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं,
तो उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किसको कितना लाभ मिलेगा। क्या 10 उपचुनाव में से सपा हारेगी, आजाद समाज पार्टी जीतेगी, या आजाद समाज पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, सब सपा जीतेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं थोड़ा इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाह रहा हूं इस सवाल को, कि बसपा के रहते हुए अगर मतदाता सपा की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब मतदाताओं का विवेक बहुत बड़ा है। वो विवेक तय करेगा कि हमारे मुद्दों को कौन उठाएगा और किसे हमें मजबूती देनी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी यूपी की पॉलिटिक्स में ये आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने चूंकि मायावती का जिक्र किया, तो हम जब से चुनाव खत्म हुए हैं हम ज्यादातर यही चर्चा कर रहे हैं कि बसपा से मतदाता चला गया, लेकिन अब मायावती तो वापस कोशिशें कर रही हैं, आकाश आनंद को वापस लाई हैं, और आपने भी कहा कि वो जब तक हैं तब तक एक जिसे कहते हैं क्रिटिकल मास जो होता है पार्टी का, वो तो अपनी जगह बना ही हुआ है। तो जो वोट मायावती से गया है, मायावती की कोशिशें और उनकी जड़ें क्या उस वोट को वापस अपनी तरफ नहीं खींच सकती हैं? वो भी एक चुनौती है। और वो भी सारा वो भी सारा उपचुनाव लड़ेंगी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक, और मैं बार बार जब भी आदरणीय मायावती जी का जिक्र आता है, या कांशीराम साहब का, या मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदला है। वो उन तबकों में उन्होंने आत्मविश्वास दिया है, राजनीतिक स्वर दिया है, सम्मान की लड़ाई लड़ी है। इसलिए ये लोग इमोशन है। आदरणीय कांशीराम जी जब तक थे, आदरणीय नेताजी जब तक थे, तो वो लोग इमोशन थे, और आज भी इमोशन है उन लोगों के लिए। उस परंपरा में मायावती जी हैं, और जब तक वो रहेंगे एक इमोशन तो बना रहेगा। लेकिन पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार क्या हुआ? बहुत ज्यादा सम्मान रखने वाले लोग भी, जो एकदम एकदम हार्डकोर बसपा के लोग हैं, मिशन के लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर संविधान ही नहीं बचेगा, हमारी लड़ाई ही नहीं बचेगी, हमारा हमारा आंदोलन ही कमजोर हो जाएगा, तो हम कैडर लेके क्या करेंगे। वो एक वोट समुदाय सपा को वोट देता है, यानी इंडिया अलायंस को वोट देता है, एक तरह से कहें तो। मैं इस विवेक की बात कर रहा था। ये मतदाता का विवेक है, वो तय करेगा कि वापस आकाश आनंद अगर आते हैं तो। अब डिबेट में तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 2 महीने में कौन पॉलिटिकली इमेच्योर हो गया, फिर पॉलिटिकली मैच्योर हो गया, फिर अचानक से वो लग गए, फिर से गठबंधन हो रहे हैं, फिर से तमाम चीजें हो रही हैं। ये इतने जल्दी जल्दी निर्णय बदल रहे हैं, तमाम बयान आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे मुसलमानों पर जो बयान आया, हमने इतना टिकट दिया और वो वोट नहीं देते, पता नहीं। मुझे लग रहा है मतदाता ये सब ऑब्जर्व करता है। चंद्रशेखर आजाद को अगर मतदाता ने ऑब्जर्व किया कि ये बंदा हमारी आवाज सदन में उठाएगा, तो उन्होंने चुनाव जितवाया। तो सारी लड़ाई केवल नैरेटिव की नहीं है, इस बात के यकीन दिलाने की है कि भले ही मतदाता समूह एक ही हो, फिर भी जो ताकतवर ढंग से उस पूरे समुदाय को यह यकीन दिलाएगा कि हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे, इस आंदोलन को बुलंद करेंगे, विचारधारा की लड़ाई को मजबूत करेंगे, इसका लाभ वही ले जाएगा। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास चूंकि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, अब उसने अपनी पॉलिटिक्स बदल दी है। सपा वो पॉलिटिक्स कर रही है जो एक जमाने में माननीय कांशी कर रहे थे। सपा उस पॉलिटिकल ग्राउंड पर खड़ी है जो चंद्रशेखर आजाद जिसकी बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी सपा यहां है, लेकिन चुनौती बसपा हो या चंद्रशेखर आजाद हो, ये लोग भी तो अपनी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे ही। तो अभी लड़ाई दिलचस्प है, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जो यकीन दिलाएगा वही वोट लेगा। लेकिन जो नीरज जी बात कही भविष्यवाणी की, एक भविष्यवाणी करवा लेते हैं लक्ष्मण जी आपसे। जो संजय निषाद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। वो ये कह रहे हैं कि जो उनका समुदाय है, निषाद समुदाय, उसको एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। और ये मांग बड़ी लंबे समय से होती है। आपने गुर्जर आंदोलन देखे होंगे, कितने समय तक लोग बैठे रहे रेलवे पे, और उसका फायदा नुकसान भी होता है। अगर ये रिस्क बीजेपी लेती है या ऐसा करने की कोशिश भी करती है, मान लीजिए, और उसको भेज दिया जाता है कोर्ट, बाकी कोर्ट देखेगा जो होता है, अगर ये कोशिश भी करती है तो इसमें राजनीतिक फायदा नुकसान किसको होगा? क्या अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो बीजेपी को नुकसान होगा या बीजेपी को फायदा? मुझे लगता है रजत भाई, ये बहुत संवेदनशील मसला है। 2-3 तथ्यात्मक चीजें हैं।
मिसाल के तौर पर रोहिणी कमीशन के पहले मैं जाता हूं। रोहिणी कमीशन चूंकि अति पिछड़े समुदायों के ऊपर बना हुआ है कि उनको उनकी हिस्सेदारी कितनी मिली है, कितनी होनी चाहिए। थोड़ा पीछे जाते हैं, ओबीसी से जुड़ा हुआ रोहिणी कमीशन भी है। ओबीसी का पहला कमीशन काका कालेलकर, वो रिकमेंडेशन करता है कि कास्ट सेंसस तुरंत कराइए, जाति जनगणना, बिना इसके पिछड़ों की पहचान मुश्किल है, पिछड़ों की हकमारी की पहचान मुश्किल है, और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी दिलाने के लिए रास्ता मुकम्मल बना पाना मुश्किल है। कास्ट सेंसस होना जरूरी। दूसरा कमीशन जिसने ओबीसी को हक दिया वो मंडल कमीशन था। सेम आर्गुमेंट उसका था कि 1931 के हम डेटा से काम चला रहे हैं, कुछ एनएसएसओ के सर्वे हैं और कुछ हमने सर्वे किए हैं, इसलिए कास्ट सेंसस तुरंत करा लीजिए। दो बड़े कमीशन बने हैं ओबीसी को लेकर, दोनों कहते हैं कि जाति जनगणना सबसे पहले होनी चाहिए। रोहिणी कमीशन बना तो ये किन आंकड़ों पर अपनी राय रखेगा, ये सवाल पूछे जाएंगे और ये कोर्ट में भी मामला चला जाएगा। कौन सा सर्वे आपने लिया, और अगर आपने पुराने सर्वे लिए हैं, 1931 की जनगणना ली और उसके बाद के सर्वे लिए हैं, तो फिर तो ये आंकड़ा कितनी दूर तक वैध होगा। फिर जाति जनगणना पर डिस्कोर्स आ जाएगी। फिर बीजेपी के ऊपर यह सवाल आएगा कि अगर आप अति पिछड़ों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो करंट डेटा एनालिसिस तो चाहिए ना भाई। कोर्ट ये पूछेगा। जैसे कोर्ट को यह पूछना बड़ा दिलचस्प लगता है कि ओबीसी का अगर रिजर्वेशन बढ़ाना है तो डेटा कहां है। कोर्ट बार बार ये पूछा है, चाहे मराठा का आंदोलन हो, गुज्जर जो आपने सवाल में पूछा है, वो बार बार कहता है कि आंकड़े कहां हैं। सरकार कहती है जाति जनगणना है नहीं तो आंकड़े कहां से ले आए, और इसमें खेल चलता है, दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। रोहिणी कमीशन के समय भी तो ये सवाल होगा कि आंकड़े कहां थे। दूसरी बात, जब रोहिणी कमीशन लागू करेगी बीजेपी तो हो सकता है, वो तो बहुत पहले चाह रही थी कि लागू कर दे, और उसका मकसद क्या है, ओबीसी को डिवाइड कर दो। बिहार में ऑलरेडी डिवाइड है, देश के कई राज्यों में ओबीसी डिवाइड है, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ईबीसी, बीसी करके बिहार में डिवीजन है। उसका क्या नुकसान हुआ बिहार को और बिहार की सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को। नीतीश कुमार, लालू यादव, सारे लोगों को, उस रामविलास पासवान, तमाम लोग उस पूरी पॉलिटिक्स को मजबूत करते गए, और इसका नुकसान बीजेपी को ऐसे होता है कि बिहार में बीजेपी पिछड़े, अति पिछड़े के विभाजन के बावजूद जाति जनगणना के समर्थन में रहती है, आरक्षण के समर्थन में रहती है, वहां का डिस्कोर्स अलग है। तो आप रोहिणी कमीशन ले आएंगे तो इससे नुकसान तो बीजेपी का ही होना है, क्योंकि फिर ये पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय दोनों के आंकड़े पब्लिक डोमेन में आएंगे, और अगर अति पिछड़े समुदाय को आप अलग से आरक्षण देंगे तो इससे नुकसान किसी का नहीं होने वाला। इससे हो सकता है अब संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, तमाम लोग ये मांग बार बार करते रहे। आप मंत्रालय में हैं, जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आप जाति जनगणना पर अब चुप क्यों हैं। बिना जाति जनगणना के रोहिणी कमीशन कैसे काम करेगा, पॉइंट नंबर 1। और बिना जाति जनगणना और रोहिणी कमीशन के आपके समाज को हक कैसे मिलेगा, और पॉइंट नंबर 2 के बाद 3, ये सब कुछ देने और लेने वाली बीजेपी है, तो नुकसान तो अल्टीमेटली देखिए बीजेपी को होना है। इस रोहिणी कमीशन वाली डिबेट से ओम प्रकाश राजभर फायदे में होंगे, संजय निषाद फायदे में होंगे, नुकसान होगा तो बीजेपी का होगा। ये बात एकदम क्लियर मुझे सामने दिख रही है, और किसी का नुकसान इसमें नहीं। जी बिल्कुल। अभी लक्ष्मण जी आपने एक जिक्र किया था, जब हम अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि आगे की अपनी जो केमिस्ट्री है उसको बढ़ाने पर भी वो बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी सीटें यहाँ देकर वहाँ लेने वाली जो एक बातचीत चल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब चूंकि देश की लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में आप अखिलेश यादव का कोई रोल बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के फुटप्रिंट्स उत्तर प्रदेश के बाहर बढ़ते हुए देख रहे हैं? बहुत स्वाभाविक है नीरज दा कि जब कोई पार्टी मजबूत होती है, एक जमाने में नेताजी जब बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी को आगे ले जा रहे थे तो यूपी के बाहर सपा कई सीटें जीतती थी। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में कई बार जीती है। एक आध मतलब 4 एमएलए उसके महाराष्ट्र में रहे हैं। एक बार उपचुनाव कर्नाटक में जीत गए थे, बंगाल में भी उनका प्रभाव था। अखिलेश यादव जी ने उस समाजवादी पार्टी को, नेताजी की पार्टी को बहुत मजबूती दी है।
डिस्कोर्स के साथ मजबूती दी है, अपने अपने व्यक्तित्व के नए राजनीतिक प्रयोग के साथ मजबूती दी है। वो युवाओं में भी लोकप्रिय है, क्योंकि बार बार युवाओं के बेरोजगारी के, अग्निवीर के, पेपर लीक के, नौकरी के सवाल को उठाते हैं। अखिलेश यादव टेक्नोलॉजी के सवाल को उठाते हैं। वो कहते हैं कि एक एक्सप्रेसवे मैंने बनवाया, उस पर चल के देख लो, और एक बुंदेलखंड और ये बनवाया, हमने मेट्रो चलाई, मैंने लैपटॉप दिया, मैंने मोबाइल दिया, मैंने एजुकेशन हब बनाया, एक संस्कृति विद्यालय बनाया है अखिलेश यादव ने लखनऊ में। इससे युवाओं में तकनीकी के रूप में एक आकर्षण पैदा करते हैं वो अपने व्यक्तित्व से। इस बार जब उन्होंने पीडीए की पॉलिटिक्स मजबूत की है, तो वो सोशल इवोल्यूशन जो पॉलिटिक्स का है, उसमें भी अपनी एक बहुत ताकतवर जगह बना चुके हैं। इन सारी वजहों से अखिलेश यादव अपने पॉलिटिकल जीत के बाद ये आत्मविश्वास तो पाते ही हैं कि पार्टी को बाहर ले जाएं। और मुझे लग रहा है कि एक खबर मैं देख रहा था, महाराष्ट्र में एक बड़ा सम्मेलन सपा करने जा रही है। वहां अबू आसिम आजमी हैं उनके नेतृत्व में। हरियाणा में मतलब संजय लाठर वहां उनके नेता भी हैं, और हरियाणा में सपा चाहती है कि वो अपना संगठन विस्तार करे, दिल्ली में विस्तार करे। मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जहां सपा का प्रभाव रहा है, वापस हो सकता है कुछ दिनों में आप पता चलेगा कि कुछ नए प्रभारी बना करके मध्य प्रदेश भेजे गए, कुछ प्रभारी उत्तराखंड भेजे गए, कुछ लोग हो सकता है उड़ीसा में भी आपको देखने को मिले। और ये बहुत सहज प्रक्रिया है। एक तो ये बात कि राजनीति में कोई भी विस्तार चाहता है, कोई भी चाहता है कि उसका दायरा बड़ा हो, वो बड़े कद का नेता बने, और अखिलेश यादव के पास अपनी एक शख्सियत भी है, अपनी विचारधारा भी है, और अभी एक राजनीतिक जीत से बड़ा हुआ आत्मविश्वास है। तो तीनों चीजें उनका मिलकर के यूपी के बाहर कदम बढ़ाने को कहती हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा, केंद्र की राजनीति में मुझे लगता है कि विपक्ष की जो पहली कतार है उसमें अखिलेश यादव का बैठना और पीछे 36 सांसदों का समर्थन होना, इसने एक राजनीतिक रूप से कोर में अखिलेश यादव को स्टैब्लिश किया है, उनके पीडीए को स्टैब्लिश किया है। और अखिलेश यादव जी अपने पीडीए के जरिए अपनी इस आधुनिक तकनीकी ज्ञान विज्ञान और इन तमाम युवाओं के मुद्दे, इन सब को लेकर के लगातार कोशिश करेंगे कि केंद्र की राजनीति में उनका दखल बढ़ जाए। और आखिरी बात की, हो सकता है कि सरकार गिराने में कौन कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, वो राहुल गांधी जी निभाते हैं और अखिलेश यादव जी निभाते हैं, ये मेरे लिए देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव का राष्ट्र की राजनीति में विमर्श के लिहाज से भी कद बढ़ता दिख रहा है, पॉलिटिकल ग्राउंड में भी कद बढ़ता दिख रहा है, और वो उसकी कोशिश करेंगे कि वो और मजबूत हो। अब सरकार गिराने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कद फिर उनका हो जाएगा। नीरज जी, लक्ष्मण जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक तो जाने जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो थोड़ा आपके इन्फ्लुएंसर वाली जो व्यक्तित्व है उसका फायदा लेते हुए एक सवाल पूछ लेता हूं। आखिरी सवाल है ये कि मायावती ने हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर एक टिप्पणी की, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे बाबाओं से बचकर आप बाबा साहब की तरफ रुख करें तो ज्यादा बेहतर है। चूंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है तो उस पर एक टिप्पणी आपकी चाहते हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे जो कुछ भी हो रहा है या जिन बाबाओं को टारगेट किया जा रहा है या जो बाबा कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है रजत भाई की बाबाओं से देश नहीं चलेगा। मतलब एक बाबा बहुत है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। पहली बात तो मेरी ये है, दुनिया चांद पर जा रही है। और मैं एक बार क्या हुआ, मैं किस्सा सुना देता हूँ छोटा सा। चूंकि आपने निजी सवाल किया है और निजी सवाल का जवाब देना आसान होता है, किसी दूसरे नेता पर कई बार आप पूछते हैं तो बड़ा सोच के बोलना पड़ता है कि क्या बोला जाए। निजी में तो हम अपनी चीजों के मालिक हैं। मैं गया था यूपी के पूर्वांचल में, एक जगह एक सामाजिक कार्यक्रम था, और वहां एक सज्जन मिले जिनकी उम्र होगी तकरीबन 80 साल। उन्होंने भोजपुरी में एक कविता लिखी थी कि आदमी गइल चांद पे गांव में डाइन बा। गजब की कविता है। मैं कभी मौका मिलेगा तो उस कविता को पूरा सुनाना चाहूंगा। एक कंट्राडिक्शन में हम जी रहे होते हैं। एक तरफ आदमी चांद पर जा रहा है, नासा अपना काम कर रहा है, इसरो अपना काम कर रहा है,
और सब विज्ञान और तकनीक के भरोसे काम कर रहे हैं। वहां कोई धर्म की किताब काम नहीं आती, कोई बाबा का पर्ची काम नहीं आती, कोई कुछ नहीं काम आता। तो मुझे ये दिखता है कि वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिस तक शिक्षा नहीं पहुंची, उसके घर में रोजगार नहीं है, घर में कई लोग बीमार बैठे हैं, दवाई हॉस्पिटल में नहीं मिलती, और दवा अगर मिलती है तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, घर में रोटी खाना पूरा नहीं है, अवसाद है, तनाव है, चेतना नहीं है। तो ऐसे बाबाओं की दुकान बहुत सज जाती है जो ताबीज बांधकर इलाज करते हैं। इसलिए ये एक विरोधाभास है। मेरे प्रिय कवि हैं कबीर। कबीर कलजुग कठिन है, साधन चिन्ह कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनकह आदर होए। माला तो करमे फिरे, जीप फिरे मुखमाय, और मनवा तो चौंदिस फिरे, यह तो सुमरन नाय, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो असली में कबीर तो वो शख्स थे ना, वो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ने। अब बाहर सज गई दुकानें, अब अलग अलग दुकान खुल गई। अब उस दुकान में कोई कोई कुछ मैं आजकल, आप भी सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, आपने मुझे इन्फ्लुएंसर का, पता नहीं कितने लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं तो कबीर के बहाने इस पर कटाक्ष करता हूं कि अगर तुम बाबा थे तो तुम्हें पता क्यों नहीं था कि तुम्हें मानने वाले, तुम्हें भगवान मानने वाले मरने वाले हैं, तुमने बचाया क्यों नहीं? एक बाबा है छतरपुर का, जिसको टीवी चैनल वाले बैठ करके कहते हैं कि वो चमत्कारी देवता है जो पर्ची बना देते हैं, जो तुम्हारे पर्ची बागेश्वर भगवान हो गए। और टीवी चैनल पर बैठ करके उसे चमत्कारी बना करके, विज्ञान के आविष्कार टीवी पर बैठ करके कर्म कांड को चमत्कार बताया जाए। हम इस देश में जी रहे हैं। तो इसलिए ये मिशन आंदोलन की बात है। देखिए, धर्म दिल का मसला है, निजी मसला है, और हर धर्म का सम्मान, देश का संविधान कहता है कि सबको सबका सम्मान करो। लेकिन इस तरह की चीजों में मुझे लगता है कि समाज को नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। लेकिन मैं एक डिस्कोर्स छोड़कर जा रहा हूं आपके जरिए दर्शकों से। जिस तक सच्चाई नहीं पहुंची, चेतना ही नहीं पहुंची, अंधविश्वास पहुंचा हुआ है, उसके लिए लगता है कि यार एक बाबा अगर उसके धूल की चरण रज मिल जाएगी तो हो सकता है कष्ट दूर हो जाए। इसमें दोषी वो व्यक्ति नहीं है जो इस अंधविश्वास में पड़ा है। ये पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र जो हमने विकसित किया, उसमें हमने अपने ही समाज के बहुत बड़े तबके को इतना कमजोर बना दिया है कि उसे पाखंड भी चमत्कार नजर आता है। तो इससे तो बचना चाहिए। और लेकिन वो जो पूरा एक सिस्टम पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स जब इसे बाजार बना दे, पॉलिटिक्स जब इसे व्यवसाय बना दे, पॉलिटिक्स जब इसके नाम पर कहे कि हम उनको लाए हैं तुम हमको लेके आना, तब लगता है कि आप जानबूझकर लोगों, गरीब लोगों को उसमें, कमजोर लोगों को, लाचार लोगों को उसमें ढकेल रहे हैं। अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे विश्वविद्यालय बनाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय मत बनाइए जिसमें आप मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं और वहां पर कैडर आरएसएस का भर रहे हैं। वहां पर 300 रामायण ए के रामानुजन का सिलेबस से निकाला गया और मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। ये इस देश में हो रहा है। और हमारी चिंता स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की है, कलम और किताब की है। अगर हर बच्चे को पढ़ाई मिलेगी, हर बीमार को दवाई मिलेगी, हर जेब को कमाई मिलेगी, हर खेत को सिंचाई मिलेगी, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर दुनिया बनेगी जिसमें बाबा या तो जेल में होंगे या केवल बाबा साहब अम्बेडकर बचेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत शुक्रिया।